इंदौर में शादी और मेघालय के शिलोंग में मर्डर। There was a romantic getaway turned into a haunting tale of betrayal, deception and murder. कोई वाइफ अपने पति के साथ ऐसी हैवानियत कैसे कर सकती है? राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने पिछले कुछ दिनों में ये नाम नहीं सुना होगा। जब मैं इस केस पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे शौक तब नहीं लगा जब सोनम इस केस में प्राइम अक्यूज निकली। मुझे शौक तब लगा जब मैंने देखा कि इतने सारे क्लियर साइंस और रेड फ्लैग्स थे जिनको राजा की फैमिली ने इग्नोर किया। आखिर क्यों राजा की फैमिली अपने बेटे को खोने के बाद भी उन पहलुओं को नजरअंदाज कर रही थी जिनका पैटर्न सोनम के एक्शंस और बिहेवियर में शादी से पहले ही दिखने लगा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सोनम के घर वाले वाकई कुछ नहीं जानते थे या फिर सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने जानबूझकर मेघालय टूरिज्म पर सवाल उठाए ताकि एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया जा सके? आज इस कहानी के जरिए मैं आपको एक एक कर वो सारे साइंस और फैक्ट्स एक्सप्लेन करूंगा जिन्हें अगर राजा की फैमिली ने पहले सीरियसली लिया होता तो आज कहानी कुछ और होती। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश इंदौर के साकार नगर में रहने वाला रघुवंशी परिवार, जिनका ट्रांसपोर्ट का काफी बड़ा और वेल सेटल्ड बिजनेस था, वो 1 अक्टूबर 2024 को अपने सबसे छोटे बेटे 29 साल के राजा रघुवंशी का नाम शादी के लिए एक रघुवंशी समाज परिचय पत्रिका में रजिस्टर करवाते हैं। ये पत्रिका एक मैट्रिमोनियल डायरेक्टरी की तरह काम करती है जहां रघुवंशी समाज के एलिजिबल लड़के लड़कियों के नाम पब्लिश किए जाते हैं ताकि उनके लिए अच्छे रिश्ते की तलाश आसान हो सके। और इसी पत्रिका में एक लड़की का प्रोफाइल भी रजिस्टर होता है, 24 साल की सोनम रघुवंशी। सोनम भी इंदौर की ही एक रिप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करती थी जिनका प्लाईवुड का बिजनेस था और समाज में अच्छी पहचान थी। इसके अलावा ना तो कोई पहले से जान पहचान थी और ना ही कोई रिलेशन, बस एक बायोडेटा था जो दोनों के परिवारों को सही लगा। और जब पता चला कि दोनों मांगलिक हैं तो ज्यादा कुछ सोचे या जाने बिना ही बात को आगे बढ़ा दिया गया। इसके बाद दोनों की फैमिलीज उन्हें मिलवाती हैं। राजा और सोनम आपस में बातचीत करते हैं और दोनों अपने अपने परिवार को इस रिश्ते के लिए हाँ कह देते हैं, जैसा किसी भी अरेंज मैरिज में होता है। राजा की फैमिली चाहती थी कि शादी 1 साल बाद की जाए, लेकिन सोनम के पिता इंसिस्ट करते हैं कि शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए, ये कहते हुए कि उनके फैमिली ज्योतिष ने कहा है कि बाद में इससे अच्छा मुहूर्त नहीं मिलेगा। राजा का परिवार भी सोनम के पिता के इस फैसले में हामी भर देता है और फिर ज्योतिष और दोनों परिवार की सहमति से शादी की एक तारीख तय होती है, 11 मई 2025। लेकिन शादी फिक्स होने के बाद सोनम के बिहेवियर में कुछ ऐसे चेंजेस दिखे जो राजा ने एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। जहां यूजुअली नए कपल्स एक दूसरे को बेहतर जानने और समझने के लिए घंटों घंटों कॉल पर बात करते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, वहीं सोनम राजा को रिस्पॉन्स ही नहीं देती थी। वो अक्सर बातों को अवॉइड करती थी और जैसे जैसे दिन गुजरते गए राजा को महसूस होने लगा था कि सोनम शायद इस रिश्ते में इंटरेस्टेड ही नहीं है। राजा ने ये बात अपनी माँ के साथ शेयर भी की और राजा की माँ सोनम की माँ से इस बारे में बात भी करती हैं, जिसके बाद सोनम धीरे धीरे राजा से थोड़ी बात करना शुरू करती है। लेकिन ये पहला ऐसा रेड फ्लैग था जिस पर ना तो राजा की फैमिली ने कोई सवाल उठाया और ना ही सोनम के घर वालों ने इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की, या फिर यूं कहें कि सोनम की फैमिली ने सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहना बेहतर समझा। इनफैक्ट ये सब होने के बाद जब राजा ने एक दिन सोनम को मूवी पर चलने के लिए कहा तो सोनम की मां ने साफ मना कर दिया, ये कहकर कि सोनम के पिता को ये पसंद नहीं कि लड़की शादी से पहले ऐसे बाहर घूमने जाए। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद दोनों की फैमिलीज ने शादी की तैयारियां जारी रखी और 11 मई 2025 को बड़ी ही धूमधाम के साथ राजा और सोनम की शादी की गई। ये एक ग्रैंड वेडिंग थी और शादी की खुशी उन दोनों के चेहरों पर भी साफ देखी जा सकती थी। राजा की खुशी की वजह तो सोनम थी, क्योंकि उसे लगा कि उसे एक ऐसा जीवन साथी मिल गया है जिस पर वो पूरी तरह भरोसा कर सकता है। लेकिन सोनम के चेहरे पर दिख रही खुशी की वजह राजा नहीं था।
उसके लिए तो ये शादी उस घिनौने प्लान का पहला कदम था जिसका इंतजार वो कई महीनों से कर रही थी। शादी के बाद विदाई होती है और सोनम अगले 3 दिन तक राजा के घर पर ही रहती है, यानी अपने ससुराल में। लेकिन इस दौरान भी सोनम का व्यवहार कुछ अजीब सा था। वो राजा से बात करने से कतराती थी, उसे अवॉइड करती थी और ज्यादातर समय अपने फोन में ही किसी से मैसेज पर बात करती रहती थी। जब राजा ने इसके बारे में पूछा तो सोनम ने जवाब दिया कि वो ऑफिस का काम कर रही है। मैं आपको बता दूं कि सोनम अपने भाई की प्लाईवुड फैक्ट्री में HR डिपार्टमेंट संभालती थी। लेकिन ये भी एक और क्लियर रेड फ्लैग था जो किसी भी नॉर्मल सिचुएशन में सस्पिशन रेस करता था। पर घर वालों ने ये कहकर बात को टाल दिया कि शायद नई शादी हुई है और नए माहौल में एडजस्ट होने में टाइम लगता है। 14 मई को सोनम अपने मायके चली जाती है। 16 मई को राजा और सोनम देवास जाते हैं एक शादी अटेंड करने। इंदौर से देवास की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है, यानी करीब 1 घंटे का सफर। और इस दौरान कार में सिर्फ राजा और सोनम ही थे। लेकिन इतने पर्सनल स्पेस के बावजूद सोनम राजा से बात करने से बचती है। वो पूरा टाइम अपने फोन पर थी और लगातार किसी से मैसेज पर बात कर रही थी। शादी के बाद राजा ने सोनम को उसके मायके ड्रॉप किया और घर वापस लौट आया। 18 मई को सोनम राजा को कॉल करके बताती है कि उसने हनीमून के लिए गुवाहाटी की टिकट्स बुक कर ली हैं। जब राजा ने ये बात अपनी फैमिली को बताई तो वो इस फैसले में खुश नहीं थे, क्योंकि उनके घर के ज्योतिष ने भी 31 मई तक शहर से बाहर जाने के लिए साफ मना किया था। लेकिन राजा अपनी माँ को ये कहकर मना लेता है कि वो सिर्फ 1 हफ्ते में वापस आ जाएगा और टिकट्स कैंसिल करने पर पैसे भी लगेंगे। आखिर में बच्चों की खुशी के लिए परिवार वाले मान जाते हैं। और फिर 20 मई को शादी के 9 दिन बाद सोनम और राजा अपने हनीमून के लिए निकलते हैं। सोनम अपने मायके से एयरपोर्ट पहुंचती है और राजा अपने घर से। जाते वक्त सोनम अपनी सारी गोल्ड ज्वेलरी लेकर आती है और राजा से भी कहती है कि वो अपनी गोल्ड चेन पहनकर आए, ये कहकर कि वो शिलोंग पहुंचकर एक फोटोशूट कराना चाहती है। राजा ने ये बात अपनी माँ को भी बताई थी और उन्होंने क्लियरली मना किया था कि सफर में गोल्ड चेन पहनकर जाना ठीक नहीं है। लेकिन सोनम के बार बार जोर देने पर राजा चेन पहनकर जाता है। जरा सोचकर देखिए, जो लड़की शादी के बाद सिर्फ 2 दिन अपने ससुराल में रुकी हो, जिसे अभी तक घर वाले सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हों, उसका इस तरीके की इच्छा जाहिर करना, क्या ये किसी शक की वजह नहीं बनता था? इसके बाद वो इंदौर से बेंगलोर के लिए फ्लाइट लेते हैं और वहां से फ्लाइट लेकर गुवाहाटी पहुंचते हैं, जहां से उन्होंने शिलोंग जाना था। सोनम ने राजा से पहले ही कह दिया था कि वो कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद ही अपना नया जीवन शुरू करेगी। मतलब इससे पहले वो राजा के साथ कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं बनाएगी। 20 मई को गुवाहाटी पहुंचने के बाद दोनों कामाख्या देवी के दर्शन करते हैं। इसके बाद 21 मई को दोनों शिलोंग पहुंचते हैं और एक गेस्ट हाउस में चेक इन करते हैं। फिर अगले दिन 22 मई को सोनम और राजा एक स्कूटर रेंट पे लेते हैं और चेरापूंजी की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां से वो लोग ट्रैक करते हैं 3000 सीढ़ियों के रास्ते से नोंगरियात विलेज तक। ट्रैक के दौरान सीढ़ियों से नीचे उतरते समय 2 लोकल गाइड्स ने उन्हें अप्रोच किया, जिसमें से एक गाइड को वो हायर भी करते हैं। इसके बाद 22 मई की रात दोनों नोंगरियात गांव में शिपारा होमस्टे में बिताते हैं। अगली सुबह 23 मई को दोनों अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं और लगभग 6 बजे शिपारा होमस्टे से चेकआउट करके वो अपने गाइड के बिना ही नोंगरियात से ऊपर मौलाख्यात विलेज की तरफ ट्रैक करने निकल पड़ते हैं। ट्रैक के दौरान लगभग 1:45 के आसपास सोनम को अपनी सास का कॉल भी आता है। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ? मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। यही अपनी सास से हुई सोनम की आखिरी बातचीत थी। इसके बाद दोनों के फोन स्विच ऑफ हो जाते हैं। एक मीडिया इंटरव्यू में राजा की मां कहती हैं कि राजा का फोन एक दिन पहले से ही स्विच ऑफ आ रहा था। बस इसके बाद मेरी कोई बात नहीं हो। और राजा का फोन एक दिन पहले ही बंद हो गया था स्विच ऑफ। तो मैंने बोला सोनम से कि राजा का फोन अभी तक चल्लू नहीं हो, मेरी रिकॉर्डिंग में भी आ रहा होगा। तो उन्होंने बोला नहीं अभी नहीं हुआ चल्लू। और अगले दिन जब उन्होंने सोनम को कॉल किया तब भी सोनम ने राजा से उनकी बात नहीं करवाई और उस दिन भी राजा का फोन स्विच ऑफ था। लेकिन इसके बावजूद भी उनका सबसे पहला शक सोनम पर क्यों नहीं गया? क्यों राजा की फैमिली बार बार सोनम से मिल रहे उन क्लियर साइंस को इग्नोर करती रही, जो शायद हम, आप या कोई भी माँ बाप कभी नजरअंदाज ना करते? बावजूद इसके घर वाले पूरा दिन राजा और सोनम का फोन ट्राई करते रहे, लेकिन हर बार फोन स्विच ऑफ ही जा रहा था। रात तक जब किसी भी तरह की खबर नहीं मिली तब राजा की फैमिली मध्य प्रदेश पुलिस में राजा और सोनम की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करती है और 27 मई को एमपी के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव खुद मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा से कांटेक्ट करते हैं।
जिसके बाद मेघालय पुलिस फौरन हरकत में आती है और नोंगरियात और उसके आसपास के एरिया में सर्च ऑपरेशन शुरू करती है, जहां सोनम और राजा को आखिरी बार देखा गया था। उसी दिन पास के ही एक गांव में एक आदमी को एक स्कूटी अबैंडन कंडीशन में खड़ी हुई दिखाई देती है। वो तुरंत पुलिस को इसके बारे में जानकारी देता है। जब पुलिस ने उस स्कूटी के नंबर को ट्रेस किया तो पता चला कि ये वही स्कूटी है जो राजा और सोनम ने रेंट पर ली थी। पुलिस नोंगरियात और आसपास के जंगलों में रेस्क्यू टीम की मदद से सर्च ऑपरेशन को तेजी से आगे बढ़ाती है, लेकिन घने जंगलों और हैवी रेनफॉल की वजह से बार बार पुलिस को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए पुलिस नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की मदद लेती है। लगभग 60 से ज्यादा एनडीआरएफ के जवानों ने लोकल गाइड्स और ड्रोन्स की मदद से वेसरडोंग फॉल्स के आसपास के 5 किलोमीटर के एरिया में इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उधर मीडिया कवरेज और सोशल मीडिया की वजह से लोग इस केस पर अपनी अपनी थ्योरीज बनाने लगे थे। किसी ने इसे रॉबरी का एंगल दिया तो किसी ने मेघालय टूरिज्म और लोकल्स पर सवाल उठाए, लेकिन इन सब स्पेकुलेशंस के बीच पुलिस ने अपना ग्राउंड सर्च ऑपरेशन जारी रखा। और फिर 2 जून को लगभग 10 दिन तक चले एक इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। वेसरडोंग फॉल्स के पास जब ड्रोन से सर्च ऑपरेशन चल रहा था, तभी पार्किंग एरिया के पास गहरी खाई में एक आदमी की बॉडी नजर आती है। बॉडी काफी सड़ चुकी थी, जिस वजह से पहचान करना काफी मुश्किल था। लेकिन जब बॉडी को बाहर निकाला गया तो उस पर बने राजा नाम के टैटू को देखकर राजा के भाई ने ये कंफर्म किया कि ये राजा की ही बॉडी है। पुलिस को बॉडी के पास से एक दाव भी मिला जिससे राजा की हत्या की गई थी। इसके अलावा पुलिस को वहां से एक टैबलेट की स्ट्रिप, फोन स्क्रीन का टूटा हुआ हिस्सा, स्मार्ट वॉच, एक व्हाइट शर्ट और एक रेनकोट भी मिला। लेकिन राजा का वॉलेट, गोल्ड चेन और रिंग वहां से गायब थे, जो पहली नजर में दिखाता था कि ये हत्या लूट या रॉबरी के इरादे से की गई है। पुलिस ने राजा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ऑटोप्सी रिपोर्ट आने पर यह साफ हो गया कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक मर्डर था। राजा के सर पर किसी धारदार हथियार से 2 बार वार किया गया था और ये वार उसी कुल्हाड़ी से किया गया था जो उसकी बॉडी के पास से मिली थी। पुलिस अब हर एंगल से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। अब इंतजार था सोनम के मिलने का। पुलिस ने ड्रोन्स और स्निफर डॉग की मदद से उस एरिया के हर कोने को बारीकी से तलाशना शुरू किया। उधर मीडिया में मिल रही कवरेज की वजह से ये केस अब नेशनल स्पॉटलाइट में आ चुका था। लोग इसे अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक से जोड़कर देख रहे थे और मेघालय पुलिस पर भी लगातार सवाल उठ रहे थे। सोनम के भाई गोविंद मीडिया के सामने आकर ये कहते हैं कि सोनम को किडनैप करके बांग्लादेश ले जाया गया है और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। पूरा केस आपके जो एरिया में हुआ है उस हिसाब से मुझे जो लग रहा है ये किडनैपिंग केस है, अपहरण करा गया है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अपहरण पे। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अपहरण को देखते हुए ये कार्रवाई करें आप। इस बीच एक लोकल गाइड सामने आता है, एल्बर्ट पेड। उसने पुलिस को बताया कि 23 मई की सुबह उसने राजा और सोनम को ट्रैक पर जाते हुए देखा था और उसके साथ 3 आदमी और थे। वो तीनों आपस में हिंदी में बात कर रहे थे। ये बात पुलिस के लिए भी थोड़ी अजीब थी, क्योंकि वहाँ के लोग आपस में आम तौर पर हिंदी में बात नहीं करते। मतलब ये हाई पॉसिबिलिटी थी कि वो तीनों बाहर से आए थे। जहां पुलिस पहले इस केस को सिर्फ एक रॉबरी के एंगल से देख रही थी, अब इस केस में एक नया एंगल निकलकर सामने आने लगा था, जिसमें प्राइम सस्पेक्ट थी खुद सोनम, जो अभी भी मिसिंग थी। पुलिस ने शिपारा होम से जाकर जब राजा और सोनम के सूटकेस को चेक किया था, उसमें भी उन्हें मंगलसूत्र मिला था, जिसने पहले ही पुलिस के मन में सोनम को लेकर शक पैदा कर दिया था, क्योंकि किसी भी न्यूली मैरिड वाइफ का मंगलसूत्र को ऐसे सूटकेस में छोड़ना ये नॉर्मल नहीं था। पुलिस ने उन सभी जगहों के सीसीटीवी फुटेज निकालने शुरू किए जहां जहां सोनम और राजा रुके थे। लगभग 42 सीसीटीवी फुटेजेस एनालाइज करने के बाद उन्हें एक चीज बार बार कॉमन मिली। वो 3 आदमी जो कई फुटेजेस में सोनम और राजा को फॉलो करते दिखाई दे रहे थे। 22 मई की इस सीसीटीवी फुटेज में भी सोनम राजा की नज़रों से दूर जाकर किसी से मैसेज पर बात करती दिखाई दे रही है। पुलिस ने जब पहले सोनम की कॉल डिटेल्स चेक की थी तब उन्हें कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं मिली थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में ये साफ दिखाई दे रहा था कि सोनम के हाथ में 2 मोबाइल फोन्स हैं। इसलिए पुलिस ने अब सोनम के 6 महीने पुराने कॉल रिकॉर्ड्स चेक करना शुरू किया और इसमें एक नंबर ऐसा था जिस नंबर पर सोनम ने सबसे ज़्यादा बात करी थी और वो नंबर था राज कुशवाहा का। और फिर यहीं से शुरू होता है ऑपरेशन हनीमून, एक फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन। इसमें मेघालय पुलिस के 120 ऑफिसर्स की टीम बनाई गई। इसमें 20 कोर टीम मेंबर्स शामिल थे और इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस
विवेक सियाम। पुलिस को राज कुशवाहा के कॉल रिकॉर्ड्स में 4 ऐसे नंबर्स मिले जिनसे वो लगातार कांटेक्ट में था। जब पुलिस ने नंबर्स की लोकेशन ट्रेस की तो पता चला ये सभी नंबर्स शिलोंग के उन्हीं एरियाज में एक्टिव थे जिन जगहों पर सोनम और राजा गए थे। पुलिस ने उन चारों नंबर्स की लोकेशन ट्रेस करने के लिए उन्हें सर्विलेंस पर लगा दिया। इधर मेघालय पुलिस की टीम एमपी और यूपी के लिए रवाना होती है और फिर पुलिस के हाथ लगता है ऑपरेशन हनीमून का सबसे पहला ब्रेक थ्रू, जब पुलिस सिविल ड्रेस में यूपी के ललितपुर से 19 साल के आकाश राजपूत को अरेस्ट करती है। उसी दिन विशाल सिंह चौहान और राज कुशवाहा को इंदौर से और आनंद कुर्मी को सागर से गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था कि सोनम कहाँ है, क्या वो अभी भी जिंदा है? और इसी बीच आधी रात के करीब 2 बजे सोनम के भाई गोविंद के पास एक कॉल आता है। ये कॉल गाजीपुर के एक ढाबे से की गई थी और सामने से बात कर रही थी खुद सोनम। वो कहती है, भैया मुझे बचा लो। सोनम के भाई गोविंद पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं और पुलिस जब उस ढाबे पर पहुंचती है तो सोनम उनकी आंखों के सामने थी, जिंदा। उस वक्त वो काफी घबराई हुई लग रही थी। पुलिस के सवालों के जवाब में सोनम ने बताया कि वो अपने हस्बैंड के साथ मेघालय हनीमून पर गई थी। वहाँ कुछ लुटेरों ने हस्बैंड की हत्या कर दी और उसे किडनैप कर लिया और वो गाजीपुर तक कैसे पहुंची ये उसे याद नहीं। दरअसल सोनम अच्छी तरह जानती थी कि अगली गिरफ्तारी उसकी होने वाली है, इसलिए वो पुलिस के सामने खुद को एक विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस को भी बस अब इंतजार था तो सिर्फ सोनम के कन्फेशन का। पुलिस सोनम को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लेती है और 72 घंटे में इस केस की पूरी सच्चाई मीडिया के सामने रखती है। ट्रांजिट रिमांड के दौरान सोनम ने ये कन्फेस किया कि उसने ही अपने पति राजा की हत्या करवाई है, लेकिन इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड उसने बताया राज कुशवाहा को। दरअसल राज और सोनम रिलेशनशिप में थे। राज कुशवाहा सोनम के भाई की ही प्लाईवुड फैक्ट्री में एक एम्प्लॉय था, जहां सोनम खुद भी HR डिपार्टमेंट मैनेज करती थी। वहीं से दोनों को प्यार हो गया, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटस में डिफरेंसेस होने की वजह से सोनम के घरवाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। लेकिन सोनम ने अपनी मां से पहले ही साफ साफ कह दिया था कि अगर मेरी शादी कहीं और कराई गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसलिए फरवरी में पहली बार दोनों ने प्लान बनाया कि वो घरवालों को ये दिखाएंगे कि सोनम एक्सीडेंटली किसी नदी में बह गई है। इसके बाद राज और सोनम ने सोचा कि किसी लड़की को मारकर उसकी लाश जलाकर उसे सोनम की लाश दिखाया जाए, ताकि सबको ये लगे कि सोनम मर चुकी है और उसके बाद सोनम और राजा इजीली किसी नई जगह पर जाके एक साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। लेकिन ये आइडिया भी ड्रॉप कर दिया गया। फिर शादी से 11 दिन पहले राज कुशवाहा और सोनम ने मिलकर गुवाहाटी में हनीमून के दौरान राजा को मारने की प्लानिंग की। इसके लिए राज ने अपने 3 दोस्त विशाल सिंह, आनंद राजपूत और आनंद कुर्मी को इस प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार किया। इसके बाद 19 मई को आकाश, विशाल और आनंद गुवाहाटी पहुंचते हैं और वहां से एक कुल्हाड़ी खरीदते हैं। अगले दिन 20 मई को सोनम अपने पति राजा को लेकर गुवाहाटी पहुंचती है। पहला प्लान यही था कि राजा को गुवाहाटी में ही मार दिया जाए, लेकिन जब वहां मौका नहीं मिला तो सोनम शिलोंग जाने का प्लान बनाती है। शिलोंग में भी ये लोग 3 बार राजा को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से प्लान फेल हो जाता है। फिर चौथी बार विसोडोंग फॉल के पार्किंग एरिया में सोनम के इशारे पर तीनों एक एक कर राजा के सर पर दाव से वार करते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। फिर उसकी लाश को नीचे गहरी खाई में फेंक देते हैं। इसके बाद चारों 2 अलग अलग स्कूटी पर वहां से निकलते हैं। थोड़ी दूर जाकर विशाल सोनम को एक बुर्खा देता है, जो राज ने इंदौर से निकलते वक्त विशाल को दिया था, ताकि सोनम आसानी से वहां से भाग सके। इसके बाद सोनम एक टैक्सी लेती है और गुवाहाटी वापस पहुंचती है। फिर गुवाहाटी से वो पटना और लखनऊ होते हुए बाय रोड बस से 25 मई को इंदौर पहुंचती है, जहां वो 7 जून तक एक रेंटेड फ्लैट में रुकती है। 7 जून की शाम को जैसे ही पुलिस ललितपुर से आकाश को अरेस्ट करती है, उसी शाम राज को अंदाजा हो गया था कि उसका खेल अब खत्म हो चुका है। इसलिए वो सोनम को इंदौर छोड़कर सिलीगुड़ी में जाकर सरेंडर करने को कहता है, ताकि वो ये दिखा सके कि उसे किडनैप किया गया था। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की कस्टडी में हैं और पूछताछ अभी भी जारी है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी भी बाकी हैं। क्या सोनम की पूरी फैमिली को राज और सोनम के अफेयर के बारे में पहले से पता था? क्योंकि अगर सोनम की माँ ये बात पहले से जानती थी तो ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में बाकी किसी को भी इसकी जानकारी ना हो? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई कि सोनम जिस बैंक अकाउंट से शिलोंग में कैश विड्रॉल कर रही थी वो जितेंद्र रघुवंशी के नाम पर है और उस अकाउंट से हवाले का पैसा भी ट्रांसफर किया गया है। लेकिन सोनम के भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जितेंद्र उनकी मासी का लड़का है और वो उनकी प्लाईवुड फैक्ट्री में एक एम्प्लॉय भी है
और उस बैंक अकाउंट से उनकी फैक्ट्री के सिर्फ छोटे मोटे काम के लिए ट्रांजैक्शन होते थे। लेकिन जब शिलोंग में सोनम उसी बैंक अकाउंट का यूज कर रही थी तो क्या सोनम के भाई को ये बात नहीं पता थी? और राजा की लाश मिलने के बाद भी सोनम के घरवाले इतने श्योर कैसे थे कि सोनम अभी भी जिंदा है? सोनम की फैमिली का बार बार इस केस में किडनैपिंग का एंगल निकालना और मेघालय पुलिस पर सवाल उठाना, क्या ये सिर्फ एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करके इन्वेस्टिगेशन को भटकाने की कोशिश थी ताकि सोनम को इस पूरे केस में एक विक्टिम दिखाया जा सके? खैर, इन्वेस्टिगेशन अभी भी इनिशियल स्टेज में है और अभी भी काफी कुछ सामने आना बाकी है। पुलिस के पास इस केस में चार्जशीट फाइल करने के लिए 90 दिन का समय है। अगर आगे कोई भी अपडेट आता है तो मैं उसे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भरोसा और प्यार दोनों ही अंधे होते हैं, लेकिन जब प्यार साजिश बन जाए और भरोसा एक चाल, तब सिर्फ एक जिंदगी नहीं पूरा परिवार बिखरता है। इसलिए आगे से किसी पर अंधा भरोसा करने से पहले सोचिएगा जरूर, कहीं ऐसा ना हो कि उस भरोसे की कीमत आपको किसी अपने को खोकर चुकानी पड़े। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।